हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। इस वीडियो में पहले टॉपिक्स पर बात होगी। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उनकी तारीफ क्या है। इकोनॉमिक्स को भी पढ़ने से पहले हमें इसकी तारीफ जानना बेहद जरूरी है। वैसे इकोनॉमिक्स की तारीफ में कई लोगों ने अपनी राय रखी है, जिसे हम इन 3 ग्रुप्स में बांटते हैं, जिनमें पहला है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, दूसरा है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन और तीसरा है स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन। अब हम तीनों ग्रुप्स को तफसील से जिक्र करेंगे। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, इस ग्रुप में सबसे अहम नाम एडम स्मिथ का लिया जाता है, इसलिए हम एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं एडम स्मिथ। मेरी पैदाइश 1723 ईस्वी को ब्रिटेन के एक गांव में हुई। मेरी पैदाइश के 4 महीने पहले ही मेरे फादर हमसे जुदा हो गए। 14 साल की उम्र में ही मेरी मां ने मुझे पढ़ने के लिए ग्लासगो यूनिवर्सिटी भेज दिया। मैं पढ़ने में अच्छा था, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिलने लगा, जो आगे चलकर मेरे लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रास्ता खुल गया। 1738 ईस्वी में मैंने मॉरल फिलॉसफी से ग्रेजुएट का इम्तिहान पास किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपना गांव वापस लौट आया। यहीं पर रहते हुए मैंने डेविड ह्यूम की बहुत ही जानी मानी किताब ए ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर को पढ़ने का मौका मिला, जिसका असर मुझ पर काफी पड़ा। 1751 ईस्वी में मुझे ग्लासगो यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के लेक्चर पद पर जॉब मिल गया। मेरी सबसे पहली किताब द थियरी ऑफ मॉरल साइंस 1759 एडी में छपी, जो लोगों की जानिब से काफी सराहा गया। लेकिन मेरी सबसे अहम किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 एडी में छपी, जो कि दुनिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी किताब थी। आखिरकार मैं 1790 ईस्वी को इस फना होने वाली दुनिया से अलविदा कह दिया। मेरी 1776 ईस्वी में छपी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर और कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे मुख्तसर में द वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, 18वीं और 19वीं सेंचुरी के राजनीतिकों व अर्थशास्त्रियों के बीच काफी मशहूर था। मेरे आर्थिक विचारों पर ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी गई, इसलिए अर्थशास्त्रियों ने मुझे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा। मेरी नज़र में पूरा बाजार कहीं ना कहीं दौलत के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए इकोनॉमिक्स को मैंने दौलत ही से जोड़ा। इसलिए मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र दौलत का विज्ञान है। मेरे विचारों से जेबी से और वॉकर वगैरह अर्थशास्त्री भी सहमत थे। इन लोगों ने भी इकोनॉमिक्स को दौलत से ही जोड़ा। जेबी से के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो दौलत के बारे में बताता है। इसी तरह वॉकर के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेटेड टू वेल्थ, अर्थशास्त्र इल्म का वो हिस्सा है जिसका ताल्लुक दौलत से है। चूंकि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में दौलत को ज़्यादा तरजीह दी, इसलिए ऐसे डेफिनेशन को वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन भी कहा जाता है। कुछ लोग हम लोगों के ख्यालात से मुत्फिक नहीं हुए। उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने दौलत पर ही अधिक जोर दिया और इंसानों की भलाई को कोई अहमियत नहीं दी। आप लोगों के मुताबिक जो अपने लिए फायदेमंद होती है वो समाज के लिए भी फायदेमंद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर शराब बेचने से एक इंसान भले ही बहुत सारे पैसे कमा ले, लेकिन शराब से कई लोगों के किडनी, दिल व दिमाग को भारी नुकसान भी होता है। आप लोगों ने एक ऐसे इकोनॉमिक इंसान की तस्वर किया जिसका वाहिद मकसद पैसे कमाना है। ये भी दुरुस्त नहीं है।
और आप लोग वेल्थ में मनी के अलावे सिर्फ वैसी चीजों को शामिल करते हैं जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, मसलन घर, गाड़ी, वकल, कारखाने वगैरह। जबकि डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं या टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, इनके काम को हम भले ही नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज हमारे लिए अहम होती है। इधर रस्किन, कार्लाइल एवं विलियम मॉरिश ने मेरे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को इन खूबसूरत लफ्जों से भी नवाजा है। गॉस्पेल ऑफ डेविल, शैतान का धर्मशास्त्र। डिस्मल साइंस, मायूस कुन विज्ञान। मैमन वर्शिप, कुबेर की इबादत। ब्रेड एंड बटर साइंस, रोटी मक्खन का विज्ञान। मैं अल्फ्रेड मार्शल। मैंने देखा कि लोगों का अहम मकसद सिर्फ पैसे कमाना रह गया। जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था कि जिस देश में जितनी ज्यादा संपत्ति होगी वह देश उतना ही ज्यादा खुशहाल होगा। यही वजह थी कि उस दौर में इंसानों से 12-12 घंटे काम करवाना, बच्चे व बूढ़ों से भी काम करवाना या फिर नशीली सामानों की खरीद व बिक्री करना बुरा नहीं माना जाता था। लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं। मैं मानता हूं कि पैसा इंसानों की जरूरत तो है, लेकिन ये मकसद नहीं है। इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स को इंसानों की भलाई के साथ जोड़ा। इसलिए मैंने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में इंसानों की भलाई को ज्यादा अहमियत दी। इसी किताब में मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में कहा है कि इकोनॉमिक्स जिंदगी के आम कारोबार में इंसान का स्टडी है। मतलब इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी काम करता है उसी के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक्स इस बात का भी जायजा लेता है कि इंसान अपनी आमदनी कैसे कमाता है और उसे कैसे खर्च करता है। मैं लियोनेल रॉबिन्स। मैंने कई इंसानों को काम करते हुए देखा। मसलन कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं तो कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, वहीं कुछ लोग सामानों को बेचने का काम करते हैं। इससे पता चला कि हर इंसान कुछ न कुछ काम जरूर से करते हैं। अब सवाल था कि लोग काम क्यों करते हैं। इसका सीधा जवाब है इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। मैंने एक किसान को देखा। पहले वह पैदल सफर करता था। उसकी तमन्ना थी कि काश मेरे पास एक साइकिल होता। जब उसके पास साइकिल आ गई तब वह ख्वाहिश करने लगा कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता। इसी तरह 4 पहियों की गाड़ी और इस गाड़ी से हेलीकॉप्टर। इसका मतलब है कि इंसान की अगर एक ख्वाहिश पूरी होती है तो उसकी तमन्ना दूसरी ख्वाहिश पूरी करने की होती है। इसी तरह अगर दूसरी ख्वाहिश पूरी होती है तब तीसरी ख्वाहिश की तमन्ना होती है। इसलिए इंसानों के बारे में कहा जाता है कि इंसान ख्वाहिशों का पुतला होता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंसान की जरूरतें अनलिमिटेड होती हैं। अब उसी किसान को हमने देखा कि इनके पास 1 एकड़ जमीन, एक ट्रैक्टर, पानी पटाने की सुविधा और नकद में कुल 20,000 रुपये था। इन सब से वह या तो 4 क्विंटल गेहूं पैदा कर सकता था या 10 क्विंटल आलू। फाइनली वह किसान अपने जमीन के कुछ हिस्से में 3 क्विंटल गेहूं पैदा किया, जबकि कुछ हिस्से में 4 क्विंटल आलू। इस तरह से गेहूं या आलू के पैदावार में जो मदद करते हैं उन्हें ही हम साधन कहते हैं। यहाँ जमीन, ट्रैक्टर, पानी पटवन की सुविधा और 20,000 रुपया उस किसान के साधन हैं जिनसे वे अपनी जरूरत यानी गेहूं और आलू को पैदा करके पूरा कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल से हमने साधन के बारे में 2 बातें जाना। पहला ये कि हमारे पास जो भी साधन होते हैं वे लिमिट है। मतलब हम ये नहीं कहते कि हमारे पास अनलिमिटेड जमीन है या अनलिमिटेड पैसा। दूसरी बात ये कि साधनों को हम अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जमीन या पैसा का इस्तेमाल हम गेहूं या आलू या दोनों को पैदा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक किसान अपने अनलिमिटेड जरूरत को पूरा करने के लिए अपने अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल में होने वाले दुर्लभ साधनों का जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, दरअसल इसी बिहेवियर का स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसलिए हमने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो अनलिमिटेड जरूरतों और वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल में आने वाले दुर्लभ साधनों यानी स्कैर्स रिसोर्सेज के बीच संबंध बताने वाले ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है।